बच्चों आज लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने छोड़ा था मॉडर्न हाइपोथेसिस की बिगिनिंग कर दी थी हमने जस्ट, जो कि ओपरेन हेल्डे कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाना है, तो लेक्चर नंबर 2 होगा ये ओरिजिनल लाइफ में। लेक्चर नंबर 2 ओरिजिनल लाइफ का, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर आपको बता देता हूं। ये ओपरेन और हेल्डन का जो हाइपोथेसिस है ये क्या है? ये केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इस केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो बेसिक पर्पस था वो क्या बताना था कि उस समय की जो सिमुलेशन कंडीशन हुई होगी जब अर्थ के टाइम पे, वो बात बताई गई है इसके अंदर। ये भी एक प्राइमरी रूप से एबायोजेनेसिस है। क्यों? तो कैसे राइट किया जाएगा? आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, थोड़ा एक दो लाइन, उसके बाद बनाना चालू करता हूं। ओपरेन हेल्डे हाइपोथेसिस, the first living thing evolved from the non-living things. First living thing evolved from the non-living things gradually. तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये है, यानी कहने का मतलब ये जो पहली जो लिविंग थिंग आई है वो नॉन लिविंग थिंग से आई है, वो ग्रेजुअली आई है, वो स्पॉन्टेनियसली नहीं आई। इसलिए केमिकल इवोल्यूशन, पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, कीमोजेनी है, उसके बाद में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है, यानी बायोजेनी है। तो ये जो थ्योरी है प्राइमरी रूप से क्या है? प्राइमरी रूप से ये थ्योरी जो है एबायोजेनेसिस है। एंड फर्स्ट जब इंडिविजुअल इवॉल्व हो गया तो सिंस आफ्टर दैट देयर इज बायोजेनेसिस, ओके। तो ये मॉडर्न हाइपोथेसिस के मामले में अब हम आगे बढ़ेंगे। तो उस समय की जो सिमुलेशन कंडीशंस थी, इन्होंने वो सिमुलेशन कंडीशन बताई, वो तो किसने की थी सिमुलेशन कंडीशन को? तो स्टैनले मिलर ने, हैरोल्ड यूरे का जो स्टूडेंट था उसने काम किया था, पर इसको एक्सप्लोरेशन दिया था। तो यानी इस थ्योरी के मुताबिक, मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक, मॉडर्न थ्योरी के मुताबिक या हेल्डे, ओपरेन हेल्डे हाइपोथेसिस के मुताबिक इसके मुताबिक क्या होगा? अब मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मैं यहां पूरा ऊपर से लेकर के चालू करूंगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसके मुताबिक क्या था? उस समय जो अर्थ का जो टेम्परेचर था, आप जानते हो जो अलग हुई थी अर्थ सन से, तो क्वाइट हाई टेम्परेचर था, 5000 to 6000। कुछ लोग मानते नहीं भाई, कुछ टाइम बाद ये टेम्परेचर जो है 700 से 800 या 900 तक, कुछ कहते हैं 600 तक, तब भी बहुत है। तो ऐसे टेम्परेचर पे एवरीथिंग किस रूप में थी? इन दी मोल्टन मास, गैसेस के रूप में थी। तो जो प्राइमेवल अर्थ थी, कौन सी अर्थ? प्राइमेवल अर्थ, यानी अर्ली अर्थ, उसका टेम्परेचर क्वाइट हाई था और उसका जो एटमॉस्फेयर, उसे क्या बोलेंगे हम? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। ऐसी प्रिमिटिव, इसी जो प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होगा उसे क्या कहेंगे? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, उस कंडीशन में वो था क्या? हाईली रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं थी, ना ही वहां कोई ओजोन लेयर थी। एक्चुअली में जो भी केमिकल एलिमेंट है, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, ये इनिशियली मोल्टन मास में थे। अब जब टेम्परेचर थोड़ा सा हल्का सा 800 डिग्री से थोड़ा सा नीचे हुआ तो उसमें क्या हुआ? गैसेस का क्लाउड था, गैसेस क्लाउड। उनमें सबसे जो लाइट होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। तो उस समय क्या था कि किस रूप में थे? हाइड्रोजन किस रूप में थी? हाइड्रोजन गैस। ऑक्सीजन रिएक्ट कर चुकी थी वाटर से, तो क्या बन चुका था? सुपरस्क्रिप्ट।
H2O सुपरस्टीम, आप इसको सुपरस्टीम कह सकते हो। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना चुकी थी? अमोनिया। कार्बन जो कंपाउंड थे वो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर चुके थे और सैचुरेटेड कंपाउंड लाइक मीथेन बना चुके थे, एटसेट्रा। तो ये जो केमिकल एलिमेंट थे ये इस रूप में तो अर्थ में थे ही नहीं। तो जो एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, एक प्राइमेबल अर्थ में किस रूप में थे? जो केमिकल कंपाउंड थे वो इस रूप में थे। नंबर 1 ये हो गया, हाइड्रोजन, सुपरहीटेड स्टीम, अमोनिया, मीथेन, इवन CO2 भी। बाद में CO2 आए पर आप कह सकते हो CO2 भी आ गए, एटसेट्रा। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में थी, कुछ तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड थी, कुछ ऑक्सीजन CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में थी, कुछ ऑक्सीजन जो थी वो मेटालिक ऑक्साइड्स में थी। क्यों धीरे धीरे जब टेम्परेचर थोड़ा सा लोअर और हुआ था तो उसमें क्या था? पाराइट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, जो रॉक्स पार्टिकल में थी, है ना, तो इस रूप में थी, मेटालिक ऑक्साइड के रूप में। पर फ्री स्टेट में कोई भी ऑक्सीजन नहीं थी। धीरे धीरे जब कभी एक कंडेंसेशन प्रोसेस बिगिन हुआ, कंडेंसेशन प्रोसेस, जब कंडेंसेशन बिगिन हुआ एंड रेनफॉल हुआ तो क्या हुआ? इरोजन हुआ, जो रॉक्स था, इरोजन के साथ साथ अलॉन्ग विद दैट, इरोजन के साथ साथ क्या हुआ कि जो साल्ट वगैरह बह बह के आए पानी के साथ और ओशियन एग्जिस्टेंस में आए, प्रिमिटिव ओशियंस एंड लार्ज वाटर बॉडीज, ओशियन एंड लार्ज वाटर बॉडीज। क्योंकि उन वाटर बॉडीज में सोडियम, क्लोराइड, अदर साल्ट्स की सबकी डिपोजिशन थी, तो जो पीएच था वो अर्ली ओशियन का क्या था? अल्केलाइन। पीएच था अप्रोच टू द अल्केलाइन। और उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट हुई थी? अमोनिया प्रेजेंट थी पानी में, मीथेन प्रेजेंट थी, हाइड्रोजन प्रेजेंट था, CO2 थी, कार्बन मोनोऑक्साइड थी, सब उसमें पानी में प्रेजेंट था। ये सभी केमिकल कंपाउंड थे। पानी कैसा था? गर्म था ना। इन सभी मॉलिक्यूल्स ने आपस में रिएक्ट करके, इंटरेक्ट करके फर्दर कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन के थ्रू क्या बना दिया? हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप। उस हॉट डाइल्यूट सूप किसका था? इट वाज द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मेनली ये क्या था? मिक्सचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहते हैं, कंपाउंड। जैसे वो कौन से थे? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, सुगर्स, अमाइंस, अमीनो एसिड्स, तो ये सब थे। एल्डिहाइड, कीटोन, सुगर, अमाइंस, अमीनो एसिड्स, उसमें प्यूरिन्स भी थे, लाइक दैट। इनको अगर मैं, क्योंकि ये हमेशा क्या है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो लो मॉलिक्यूलर वेट बायोमोलिक्यूल्स, और ये क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है। ये वाले केमिकल कंपाउंड है जो 1 लिखा था मैंने। तो इन केमिकल कंपाउंड से क्या बने? नंबर 2 बने। नंबर 2 पे मैंने किसे माना है?
ये जो हॉट डाइल्यूट सूप में जो ये ऑर्गेनिक मिक्सचर के कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक मिक्सचर के जो कंपाउंड है एक्चुअली में ये सिंपल बायोमोलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? सिंपल बायोमोलिक्यूल्स। इन्हीं हॉट डाइल्यूट सूप, ये जो वर्ड था ना हॉट डाइल्यूट सूप, ये हेल्डेन ने यूज किया था। किसने? हेल्डेन। और ओपरेंट ने इसमें कहा था प्रीबायोटिक सूप। तो यह है तो सूप, चाहे आप इसको जो प्रीबायोटिक सूप कह सकते हो या हेल्डेन्स हॉट डाइल्यूट सूप। अरे सूप पीते हैं ना वो, और थोड़ा हल्का होता है ना, तो वो चीज बताई गई है। तो इस समय ये चेंज हो गई। मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं और फिर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? तो इन सब से क्या बन गया? हॉट डाइल्यूट सूप बना। हॉट डाइल्यूट सूप का मतलब है सिंपल बायोमोलिक्यूल लाइक सिंपल शुगर, फैट्स नहीं, फैट में क्या? फैटी एसिड, ग्लिसराइड्स, अमीनो एसिड्स, प्यूरिन्स, पैरामाइडिन्स। ये वैसे बताऊं आपको, अगर HCl अगर एग्जिस्टेंस हो तो ऐसा देखा गया HCl से प्यूरिन पैरामाइडिन सब बन जाते हैं, और प्यूरिन पैरामाइडिन और जो राइबो शुगर उनसे जाकर के न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, आप जानते हैं। तो इस तरह के, तो ये कौन सा स्टेप है? ये पहला हो गया, केमिकल एलिमेंट से केमिकल कंपाउंड, और इनसे क्या बन गए? ये बायोमोलिक्यूल। ये कौन सा हो गया? सेकंड। तो ये जो हॉट डाइल्यूट सूप में ये प्रेजेंट थे सिंपल। ये किसके जो सिंपल शुगर होती है, इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैटी एसिड में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ग्लिसराइड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर होता है। प्यूरिन में जो है क्या होता है? सल्फर की बजाय फास्फोरस होता है, पैरामाइडिन वगैरह में, है ना? उसमें क्या होता है? प्यूरिन्स वगैरह में नहीं, उसमें जो है जब कभी फॉस्फेट बनेगा, फॉस्फेट कंपाउंड जब न्यूक्लियोसाइड में होगा, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लिक एसिड्स में, क्योंकि प्यूरिन, पैरामाइडिन और इन सब से मिलकर के तीन मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं? एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, और कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, RNA एंड DNA। ये आप पहले से जानते हैं। आपको एक बात बता दूं मैं कि इसमें जो ये बन रहा है सिंपल शुगर 1, दूसरा देखिए फैटी एसिड्स 2, और एक अमीनो एसिड। ये वो बायोमोलिक्यूल है जिनका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ये जो लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, ये है मोनोमर्स। ये क्या है? एक्चुअली मोनोमर्स। ये सब क्या है? मोनोमर्स। तो इस तरह उस सीप के पानी के अंदर ये मोनोमर्स बन चुके हैं। मोनोमर अनस्टेबल होते हैं, तो एक बहुत बड़ा जो ब्रेक थ्रू होगा वो क्या होगा? जब ये मोनोमर चेंज हो जाएं किसमें? पॉलीमर्स में। और पॉलीमर कैसे बनेंगे? बाय पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए जब ये मोनोमर कंसंट्रेटेड होंगे तो उस समय जो है पॉलीमर्स बनेंगे। तो पॉलीमर बनने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, दो की। एक तो कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वन एनर्जी, और दूसरी रिक्वायरमेंट होगी इवापोरेशन। इवापोरेशन ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ वाटर। क्योंकि जब कभी कंडेंसेशन होता है, जब दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वाटर उसमें पैदा होगा, वाटर बाइफॉर्म बनेगा, तो वाटर वहां से क्या हो जाना चाहिए? इवापोरेट हो जाना चाहिए। तो दो चीज की जरूरत पड़ेगी पॉलीमर। पॉलीमर जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं, स्टेबल।
अगर ये मोनोमर मिल करके कंसंट्रेट होकर जब तक ये स्टेबल नहीं बनेंगे तो क्या हो जाएगा, कहीं उल्टा प्रोसेस होकर के डीपॉलीमराइजेशन ना हो जाए, तो उस समय के लिए पॉलीमराइजेशन के लिए, पॉलीमर का मतलब है मोनोमर 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 मिल करके पॉलीमर जो बनते हैं, तो उसमें चाहिए। तो मैं आपको बताऊं ये जो पॉलीमर्स हैं वो कौन कौन से पॉलीमर्स होंगे। तो देखिए अब हम यहां से देखें, सिंपल शुगर से जो बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स शुगर होंगी। उन कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम पे कौन है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के नाम पर आप क्या कह सकते हो, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। सेलुलोज। और जब फैटी एसिड और ग्लिसराइड मिल जाएंगे तो क्या बनेंगे, फैट्स या लिपिड्स। अमीनो एसिड मिलके क्या बनाएंगे बेटा, प्रोटीन्स, जिनको आप पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हो। और जब कभी न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक एसिड, जो 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए। एक बात बताऊं आपको, तो उस समय क्या था आपने देख लिया होगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई था, अभी भी स्टिल हाई था। दूसरा पॉइंट बताऊंगा आपको, तो ये पॉइंट नंबर कौन सा हो जाता है, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाता है। ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। देखो बच्चों, मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, उस समय जो माहौल था, आप जानते हो ओजोन लेयर तो थी नहीं, तो अल्ट्रावायलेट रेज धड़ाधड़ आ रही थी और इंटेंस सोलर लाइट आ रही थी। वोल्केनिक इरप्शन सोर्स थे ड्राई हीट के। इंटेंस सोलर एनर्जी प्लस यूवी रेज धड़ाधड़ आ रही थी, अर्थ पर धुआंधार गिर रही थी, क्लाउड के अंदर लाइटनिंग हो रही थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। वोल्केनिक इरप्शन से ड्राई हीट। तो ये सब चीजें जो हैं, यूवी रेज, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ड्राई हीट, ये सब क्या हैं, एनर्जी सोर्स। अपार्ट फ्रॉम इट एटीपी भी बन चुका था, एटीपी एंड फॉस्फेट कंपाउंड, वो भी एनर्जी का सोर्स हो सकते थे। तो ये सब एनर्जी के सोर्स थे। तो एनर्जी के सोर्स से रिक्वायर्ड होगी तो मोनोमर को जोड़ देंगे, और जब 2 रिएक्टेंट मिलेंगे तो सरफेस पे क्या बनेगा, वाटर। तो अब वो वाटर क्या हो जाना चाहिए, इवापोरेट या रिमूवल। तो वो इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, इंटेंस हीट। तो ये जो ड्राई हीट है ये काम आया देगी। वोल्केनिक इरप्शन से जो ये ड्राई हीट हो रही है, ये ड्राई हीट क्या कर देगी, उसको वहां से पानी को सुखा देगी, बिल्कुल इवापोरेट कर देगी हीट के रूप में। तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल पॉलीमर कंपाउंड बन जाएंगे। तो स्टेबल पॉलीमर का बनना एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इन द केमिकल इवोल्यूशन। ये सब केमिकल्स ही तो हैं कीमोजेनी में, तो ब्रेक थ्रू था। तो ये सब जो है बन गए, थर्ड पॉइंट है ये हो। एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी बताऊंगा उससे पहले, अब ये जो पॉलीसैकेराइड या ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं, ये फर्दर आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आपस में इंटरेक्शन के थ्रू उन्होंने मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स बनाए। क्या बनाए, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स। ये खुद भी इटसेल्फ में मॉलिक्यूलर एग्रीगेट के रूप में काम कर सकते हैं, या आपस में रिएक्ट करके भी मॉलिक्यूलर एग्रीगेट बना सकते हैं।
इन्हीं को प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको प्रोटोबायोन्ट्स भी कहते हैं। ये प्रोटोबायोन्ट्स चीफली दो काइंड के होते हैं, दो टाइप के चीफली, मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स या प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स या प्रोटोबायोन्ट्स। ये चीफली दो प्रकार के हैं। एक को तो नाम दिया हुआ है, यानी इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करने के साथ और इन्हीं मॉलिक्यूल्स ने अपने आप बाय ऑन सेल्फ दे फॉर्म दी मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स और प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स, या तीसरा नाम प्रोटोबायोट्स। ये दो हैं बेसिक कैटेगरी के प्रोटोबायोट्स। वो कौन से हैं, यहां से बिठा देता हूं बेटा, ऊपर वाले को भी यही है। एक है कोइसरवेट्स और दूसरे हैं माइक्रोस्फीयर। ये दो हैं। ये जो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स थे, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने थे पानी के अंदर विद इन दी वाटर, ये सब कहां बन रहा है बेटा, सब सी वाटर में बन रहा है, ओशियन वाटर में बन रहा है। सब किस में बन रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार कौन है, प्रीबायोटिक सूप और हेल्डेज हॉट डाइल्यूट सूप। ओशियन का जो इन्वायरमेंट है, जो पीएच है आपने देख रखी है, उसमें सोडियम क्लोराइड और दुनिया भर के साल्ट भी डिजॉल्व है, तो कैसी है, अल्केलाइन पीएच। अब देखिए ये जो कोइसरवेट्स हैं मॉलिक्यूलर जो है, ओपरिन ने ये टर्म यूज की थी। ओपरिन ने जो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स को क्या नाम दिया था, कोइसरवेट। ये कोइसरवेट कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूं। जब कभी पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन को आप शेकन कर दें, यानी मिक्स कर दें अलोंग विद वाटर, तो कोइसरवेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कोइसरवेट। इस प्रकार के ये कोइसरवेट बन जाएंगे। इस कोइसरवेट के इंटीरियर में होगा पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। कहां होगा, इंटीरियर में, ये रहा। और बाहर तो यहां फिल्म में क्या होगा, वाटर, और वाटर एक्समिट हो जाएगा बाहर। तो ये पार्शली सेपरेट रहेंगे फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, आप एक पानी के अंदर जब कभी ऑयल की बूंद डाल दें तो ऑयल आपने देखा होगा अलग से दिखाई देना चालू हो जाता है, सेपरेट हो जाता है वो कम्बिनेशन। तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स थे, दो डिफरेंट किस्म के, जब ये शेकन किए गए और मिक्स किए गए, जैसे पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन, दूसरी भाषा में कहूं तो आपको जिलेटिन प्लस गम अरेबिका, जिलेटिन प्रोटीन को प्लस गम अरेबिका बना दें तो ऐसा जो है कोइसरवेट बन जाता है, थिन फिल्म। और ये पार्शियली इन्वायरमेंट से भी अलग रहते हैं। इनकी खास बात क्या होता है, ये एक्सपेंड भी हो जाते हैं, पर इनमें कहीं भी क्या नहीं है, रेप्लिकेटर मॉलिक्यूल नहीं है, और इनकी डेंसिटी भी कम है। तो इसलिए ये फोर रनर फॉर दी एक सेल के लिए नहीं हो सकते। यानी आप सोचें कि डायरेक्टली ये एक इन मॉलिक्यूल से सीधी लाइफ बन रही है, दे आर फोर रनर फॉर दी लाइफ नहीं, यानी ये आगे जाकर के कोई और ज्यादा और भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, फिर जाके एक प्रोटोसेल बनेगी, फिर लाइफ आएगी। ये डायरेक्ट प्रीकर्सर नहीं है लाइफ। पर ये जो लाइफ मॉलिक्यूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब ये सेपरेट हो गए तो अपने अंदर किसी चीज को इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटीरियर में पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन है। पर चक्कर क्या है, स्टेबिलिटी लो क्यों है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर नहीं है इनके बाहर। लिपिड का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू होता है, क्योंकि लिपिड क्या करता है, उसको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आप जानते होंगे कि कोई भी साइटोप्लाज्म में हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज द लाइफ,
पर वो प्रोटोप्लाज्म जो सब्सटेंस ऑफ लाइफ है वो लिमिट होता है बाय मींस ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन एक शेल का काम करती है और उसमें मेजर रोल किसका होता है? लिपिड का होता है। तो लिपिड क्या करता है? उसको एक इंटीरियर इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से सेपरेट रखता है, नहीं तो कोई भी अंदर घुस जाएगा। तो इंटीरियर इन्वायरमेंट में अगर कोई चीज अंदर रहेगी तो अंदर रोक के रखेगा उसको, और उसको और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वो प्रोटीन और उसमें अंदर घुस जाती है। तो इसमें कहीं भी लिपिड लेयर नहीं थी। ऑफ कोर्स ये बड़े हो रहे थे, साइज बढ़ा था, कोई चीज आ रही होगी इसके अंदर भीतर। तो इनमें एक इनिशियल सॉर्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म तो था, आप ये नोट कर सकते हैं। इनमें एक इनिशियल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म था, पर ना तो इनकी डायवर्सिटी थी, ना ही इनमें कोई रेप्लिकेटर था। इसलिए दे कैन नॉट बी द फोर रनर ऑफ द लाइफ, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनमें कहीं से भी अगर रेप्लिकेटर घुस जाए और इनमें स्टेबिलिटी हो जाए, सो ये आप समझ लो कि प्रोटोसेल बन जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब तक ये नहीं पता करके बता सके हम कोई भी साइंटिस्ट कि भाई इसमें जो न्यूक्लिक एसिड कैसे एंट्री हुई थी, या वो रेप्लिकेटर कैसे आया था भीतर। ये तो बता देते हैं कि ठीक है भाई कि प्यूरिन पायरामाइडिन्स और फॉस्फेट प्लस पेंटोस शुगर मिलकर के एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, और वो न्यूक्लियोटाइड मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बन। उनका टाइम पीरियड कोई कहता है 3.5 बिलियन ईयर्स था। तो ये सब क्या है? स्पेकुलेशन है। ऑल ऑफ दीज आर दी स्पेकुलेशंस, आप डेफिनेटली नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये तो थे ओपन के कोई जो मॉलिक्यूलर एग्रीगेट थे जो इनसे बने थे, यानी इनसे नहीं, जो आगे थे ये यहाँ पे था, क्या था जो नाम लिखा होता मैंने बेटा मिटा तो दिया था, वो पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड और ये प्रोटीन वगैरह वाटर के साथ मिक्सअप होकर के उन्होंने कोइशरमेट बनाए थे। एक सिडनी फॉक्स है, साइंटिस्ट का नाम है, फॉक्स का मतलब वो समझा ना। इस सिडनी फॉक्स के जो ने एक माइक्रोस्फीयर वर्ड यूज किया था। उसने कहा था सिडनी फॉक्स का जो माइक्रोस्फीयर है वो है थर्मल प्रोटीनॉइड। वो क्या है? थर्मल प्रोटीनॉइड। वो क्या है? थर्मल प्रोटीनॉइड। थर्मल इसलिए क्यों? टेम्परेचर है। ऐसे थर्मल प्रोटीनॉइड, ये बताने के लिए वास्तव में जो प्रोटीनॉइड का मतलब है प्रोटीन लाइक कंपाउंड। थर्मल मतलब जो जहां हाई टेम्परेचर बनना। क्या ऐसे थर्मल प्रोटीनॉइड बन सकते हैं? अगर आप लैब में काम करें तो हाँ बन सकते हैं। कैसे? उसने प्रूव करके दिखाया। कैसे? जब कभी whenever a mixture of amino acid was heated in anhydrous condition between 130 to 180 डिग्री सेंटीग्रेड। एनहाइड्रस का मतलब पानी मत देखिए, सिर्फ खाली अमीनो एसिड। तो जब खाली अमीनो एसिड लिए और मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड से कई सारे को हीट एनहाइड्रस कंडीशन एट 130 टू 180 डिग्री। आप चाहे तो 180 भी ले सकते हैं खाली, या ये भी रेंज ले सकते हैं 130 से लेकर के 180 डिग्री। तो उस समय क्या हुआ था? एक प्रोटीन लाइक कंपाउंड जिन्हें हमने बोला है थर्मल प्रोटीनॉइड्स बने। थर्मल प्रोटीनॉइड, वो थर्मल प्रोटीनॉइड क्योंकि वो गोल थे, स्फेरिकल थे, और वो एनवायरनमेंट से भी सेपरेट कर सकते थे अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट से, तो उनको नाम बोला प्रोटीनॉइड्स। उनको क्या नाम दिया? माइक्रोस्फीयर। अगर इन माइक्रोस्फीयर में, इन प्रोटीनॉइड में, अब बताऊंगा आपको मैं माइक्रोस्फीयर कब बनेंगे। वैसे तो उनको माइक्रोस्फीयर भी कह देते हैं, पर एक्चुअली में वो क्या है? थर्मल प्रोटीनॉइड्स हैं। अब इन थर्मल प्रोटीनॉइड के बाहर हाउएवर जो लिपिड बना है फैटी एसिड ग्लिसराइड की, अगर इनके बाहर एक लिपिड बाइलेयर आ जाए, क्या है? लिपिड बाइलेयर।
तो इनमें क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। क्या आ जाएगी? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। और ये जो माइक्रोस्फीयर जिनमें जो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इनका इंटीरियर का एनवायरनमेंट बाहर से सेपरेट रहेगा, यानी इनमें पार्शियल आइसोलेशन की कंडीशन आ जाएगी। उनको हम माइक्रोस्फीयर कह सकते हैं। अब तुम लोग लिक्विड लेयर कहां से आएगी ये तो नहीं बता सकता मैं आपको, बस मैं तो ये बता सकता हूं कि यहां पर ग्लिसराइड, फैटी एसिड ग्लिसराइड से आ गई समहाउ, अगर दैट इज बिकम दिस वे, तो इसको क्या कर देगी? समवट स्टेबिलिटी। हाँ, एक बात बताऊंगा आपको, तो उस समय ये अपने आप में श्रिंक भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। श्रिंक एंड एक्सपेंड का मतलब कोई चीज अंदर आ सकती है और बाहर भी आ सकती है। आप जानते हो सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल के अंदर ऑस्मोसिस, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस दोनों होता है। जैसे अगर आप एक आरबीसी को लेकर के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डाल दें तो आरबीसी पिचक जाएगी, पूरा पानी उसका बाहर निकल आएगा, और उसको अगर डिस्टिल वाटर में डाल दें तो वो जो है स्वेल हो जाएगी। तो इसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी। तो इनके जो माइक्रोस्फीयर थे सीरीज ऑफ के, वो क्या शो कर रहे थे? ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। देखिए आप यहां पे ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज। साथ में ये देखा था कि ये ग्रो भी कर रहे थे, और इनमें और इनकी जो शेप थी दैट वाज सिमिलर टू दी कोक्वाइड स्फेरिकल बैक्टीरिया। कोक्वाइड, चाहे आप कोक्वाइड वर्ड बोलो या स्फेरिकल बैक्टीरिया बोलो, जो गोल गोल होते हैं कोक्वाइड कहते हैं बैक्टीरिया, उनकी तरह इनकी शेप थी, और उन्हीं की तरह ये क्या करते थे? बडिंग। उनकी तरह ये बडिंग शो करते थे। ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी थी उन्हीं की, बैक्टीरिया की तरह का साइज 1 to 2 माइक्रोन साइज भी बढ़ा सकते थे, इन्वायरमेंट से भी अलग थे, और ये थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था लिपिड बाइलेयर। अगर इसमें अगर कोई रेप्लिकेटर इंट्रैप हो जाए तो आप जानते हो बस कमी क्या थी? एक तो इसकी डायमेंशन कम थी, इनकी माइक्रोस्फीयर की क्या थी? डायमेंशन वाज लेस, और डायमेंशन लेस के अलावा इनमें रेप्लिकेटर नहीं था कहीं भी रेप्लिकेशन के लिए। तो ऐसा माना जाता है लाइफ के लिए ये फोरनर बनने के बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूं? दे आर दी वेरी गुड कैंडिडेट फॉर दी फोरनर ऑफ द लाइफ। इसका रीजन सुनिए, क्योंकि ये लिपिड जो बाइलेयर है उस समय आप जानते हो कंडीशन क्या थी? जो पानी था सी का या ओशियन का, उसमें साल्ट भी थे, तो ये साल्ट क्या कर देते हैं? इस लिपिड बाइलेयर को ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर सकते हैं तो ये इसलिए ये पूरे तरह से स्टेबल नहीं रहेगी। हाँ, कब स्टेबल हो जाती है? अगर इसमें प्रोटीन भी जुड़ जाए, प्रोटीन भी इसमें इंट्रैप हो जाए तो इसकी स्टेबिलिटी बन जाएगी। तो समहाउ उसमें प्रोटीन भी आ गई होगी, और प्रोटीन आने से क्या होगा? एक लिपिड बाइलेयर तो क्या बन गई होगी? एक मेम्ब्रेनस सेल, मेम्ब्रेनस सेल बन गई होगी। क्योंकि आपको पता है, इतना तो पता है आपको, प्रोटीन भी बन चुका था बाय दी पॉलीमराइजेशन। ये प्रोटीन थी ना, प्रोटीन थी, तो प्रोटीन इनके साथ मिलकर के क्या बना सकती है? एक इंट्रैप होकर के आप जानते हो एक लिमिटिंग लेयर बना सकती है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी हो जाएगी। जब कहा है मैंने, पर ये इसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है। ये आज तो जो एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं वो चीज सोचते हैं हम। आगे बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि तो किसी भी को ओरिजिनल लाइफ के लिए या किसी को कैंडिडेट ऑफ लाइफ के लिए किन किन चीजों की प्री रिक्विजिट जरूरत पड़ेगी, आप नोट डाउन कीजिए। क्योंकि आपने देखा पॉलीसैकेराइड, फैट, लिपिड, प्रोटीन के बाद में जब मैंने मॉलिक्यूलर एग्रीगेट की बारी आई थी, यानी इनके बाद में पॉइंट नंबर ये कौन सा था? 3 था। ये पॉइंट नंबर 4 की जब बारी आई थी, जिसको मैंने मॉलिक्यूलर एग्रीगेट या प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स कहा था या प्रोटोबायोट्स कहा था, जो 2 प्रकार के बताए थे, कोइसरवेट्स एंड माइक्रोस्फीयर,
माइक्रोस्फीयर में सबसे पहले मैंने कहा था सिडनी फॉक्स ने क्या बनाया था, सिडनी फॉक्स ने लैब में बैठ करके एक थर्मल प्रोटीनॉइड बनाया था, और थर्मल प्रोटीनॉइड के बाहर जब क्या बना दिया था, लिपिड बाइलेयर, तो क्या कह दिया था उसको, माइक्रोस्फीयर। क्योंकि दो तो आ गए ना इसमें, प्रोटीन एक लिपिड प्लस में प्रोटीन, तो ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट हो गया ना, तो ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट, तो ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट क्या है, ये फोररनर या कैंडिडेट हो सकते हैं लाइफ के। तो लाइफ बनने के लिए बस यहाँ एक लैकुना ये है बेटा, क्योंकि हम आपको ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कैसे फोररनर हुए होंगे, या प्रोटोसेल का मॉडल कैसे आया होगा, या उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड कैसे इंटरैक्ट हुआ होगा। इसका मतलब क्या है कि लाइफ के लिए जो ये गुड फोररनर बनने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होगी वो तो बता सकते हैं ना, तो वो नोट डाउन कीजिए चौथे पॉइंट के बाद। चौथे के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा, चौथे के बाद में मैं सीधा कट जो है इंटरैक्ट करके, किसको इंटरैक्ट करके, रेप्लिकेटर को इंटरैक्ट करके, यानी सेल्फ प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल को इंटरैक्ट कर दूंगा इसके भीतर में, अंदर इंटरैक्ट करने के साथ ही फिर क्या करूंगा, रेप्लिकेटर के नाम पर वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। वो तो मैंने बनाई थी लिपिड जो सेल लेयर, जब इंटरैक्ट हो जाएगा तो वो फोररनर हो जाएगा किसका, प्रोटोसेल का, प्रोटोसेल। तो पांचवें नंबर पर प्रोटोसेल होगी, और प्रोटोसेल के बाद में फिर कहीं जा करके क्या होगी, जो फर्स्ट लाइफ होगी, जो भी प्रिमिटिव लाइफ होगी वो आ जाएगी छठे नंबर पर, फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ आ जाएगी। आप यहां तक नोट कर सकते हो फिलहाल। अब क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर मैं अगर आगे बताऊंगा कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। तो फिलहाल में आप इस बात को नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि इन्होंने हेल्डेन और उन्होंने जो, ऐसा नहीं है कि हेल्डेन उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था वो ऐसा ओपन हेल्डेन ने दिया था, मैं उसको कैसे ऐसे बताऊंगा, उसमें बाद में जो लोगों ने चीजें ऐड की हैं वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। जैसे आपने देख लिया सिडनी फॉक्स ने अपना एक काम करा, माइक्रोस्फीयर नाम की चीज बताई, उसी माहौल की कंडीशन बन सकती है। तो उस माहौल में, उस अर्लियर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में क्या रहा होगा उसके लिए बता रहा हूं मैं। अब यहां पे ये मॉलिक्यूलर एग्रीगेट्स ये कब कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके फोररनर ऑफ लाइफ के, जब वो तीन कंडीशन फुलफिल कराएं ओरिजिनल लाइफ के लिए। वो तीन कंडीशन क्या है, तीन या चार कंडीशन कह सकते हो आप। तीन कंडीशन क्या है, नोट डाउन कीजिए। पहली रिक्वायरमेंट कंडीशन है सप्लाई ऑफ द सेल्फ रेप्लिकेटर। Three condition must be fulfilled पहली, सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर, that is self producing molecule, that is self producing molecules। आप जानते हो आज के टाइम को हम जानते हैं ये न्यूक्लिक एसिड होता है, आज तो हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड। कुछ ऐसे हैं आरएनए भी है और डीएनए भी है, लार्जली तो डीएनए है, और कई जगह पर आज भी आरएनए वायरस है तो वहां पर आरएनए इस काम को करता है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या थी, रेप्लिकेटर must be subjected to error via mutation। सेकंड कंडीशन ये, रेप्लिकेटर मस्ट बी सब्जेक्टेड टू एरर वाया म्यूटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जब वो रेप्लिकेशन कर रहा हो रेप्लिकेटर, तो उसमें कोई म्यूटेशन आ जानी चाहिए, यानी उसमें कोई एरर आ जाना चाहिए। वो एरर कैसे आएगा, बाय म्यूटेशन एरर आना चाहिए। एरर क्यों आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर एरर नहीं आएगा तो यूं एग्जैक्टली अगर सेम सीक्वेंस का रेप्लिकेट रह आया तो आगे जाकर के कोई डाइवर्सिटी तो आएगी नहीं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर हम सभी ह्यूमन बीइंग का जो डीएनए 99.9% सिमिलर है,
तो उसमें जो डिसेबिलिटी है 0.1% की, उसका कारण एरर है। अगर वो एरर नहीं होता हम सब एक से दिखाई देते एग्जैक्टली। अब आप देखिए, तो जो भी हम वैसे तो सिमिलर बहुत हैं सभी ह्यूमन बीइंग, पर हम अलग अलग हमारी आइडेंटिटी है ना। वो अलग अलग आइडेंटिटी का कारण है कि जब कभी रेप्लिकेशन नहीं होता तो उसमें एक एरर आया था। अगर वो एरर नहीं आता तो सब एक से हो जाते। अब बताओ, सब एक से फोटो स्टेट आगे समझ में। इसलिए उस रेप्लिकेटर के अंदर क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू एरर वाया म्यूटेशन। और थर्ड कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। तीसरी कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी एंड सेपरेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यानी उन मॉलिक्यूल्स का इन्वायरमेंट से सेपरेशन हो जिस इन्वायरमेंट में वो प्रेजेंट हैं, एटलीस्ट पार्शियल। अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पार्शियल सेपरेशन तो हो। जब तक ये तीन कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी तब तक आप जानते हो वो फोर रनर फॉर दी लाइफ नहीं हो सकते। जहां कहीं लाइफ की कंडीशन आएगी तो बायोजेन स्टार्ट हो गई। जब ये बायोमोलिक्यूल्स यानी ये जो कोइसरवेट वगैरह का इस्तेमाल हो गया, मतलब बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सप्लाई ऑफ रेप्लिकेटर। तो हमने क्या कहा आपसे, उस समय कंटिन्यूअस ये जो है चीज एरर म्यूटेशन का सोर्स, ये तो बहुत आसान है क्योंकि उस समय का जो हाई टेम्परेचर था, जो इंटेंस सोलर एनर्जी है वो अपने आप में एक जो है म्यूटेशन का सोर्स हो ही जाएगी एरर करने के लिए। वो तो उस समय थी तो क्या था, टेम्परेचर बहुत हाई था, तो अपने आप में हाई टेम्परेचर अपने आप में इसका सोर्स हो ही गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी। देखो बेटा, लाइटनिंग मैंने आपको पहले बताई थी, लाइटनिंग जो क्लाउड के अंदर जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है उस समय थी, ये भी सोर्स हो सकती थी लाइटनिंग। तो आप लिख सकते हो लाइटनिंग हो सकती थी उस समय एनर्जी का सोर्स, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी में कौन है, यूवी रेज। क्योंकि आप जानते हो जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें ओजोन लेयर तो थी नहीं, धड़ाधड़ धरती पे आ रही थी, धड़ाधड़ पड़ रही थी वो। आज तो यूवी रेज नहीं आती है क्योंकि ओजोन लेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, उस समय तो नहीं थी। तो सोलर एनर्जी हो सकती थी सोर्स। तीसरा सोर्स वही जो मैंने आपसे बताया था, वोल्केनिक इरप्शंस। थर्ड कौन हो सकता था, वोल्केनिक इरप्शंस। वोल्केनिक इरप्शंस के नाम पर कौन है, ड्राई हीट, इंटेंस ड्राई हीट। तो ये क्या हो सकती है, कांस्टेंट हीट। तो उस समय ऐसा माहौल था, बिल्कुल था। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, पार्शियल आइसोलेशन। एटलीस्ट कम से कम पार्शियल आइसोलेशन होना चाहिए, अगर पूरा ना हो तो। यानी जो भी ये जो मॉलिक्यूल हैं आपस में क्या गए, उनमें रेप्लिकेटर भी है, एरर भी आ गया, और उस माहौल में वो आपस में मिक्सअप ना हो, अलग पड़े हैं। आपने देखा नहीं था कोइसरवेट के अंदर इनमें ये थे फिल्म जो है वाटर की फिल्म थी बाहर, कोइसरवेट में थी, माइक्रोस्फीयर में थी। तो ये पार्शियली आइसोलेटेड, जैसे गड्ढों में पड़ा रहे, सेपरेट रहे आए, उन गड्ढों पे यूवी रेज पड़ती रहे, सोलर इंटेंस रे, तो पार्शियल। तो उस समय ऐसी कंडीशन प्रिवेलिंग कर रही थी। बस एक चीज हम नहीं बता पाए आपको, वो क्या, उसमें रेप्लिकेटर कैसे बचा। अदरवाइज पार्शियल आइसोलेशन भी यहां पर प्रूव है, लाइटनिंग का सोर्स भी है, एनर्जी का भी सोर्स है, सब्जेक्ट टू एरर के लिए भी है, ये सारी चीजें हैं। तो इस समय ऐसी कंडीशन प्रिवेलिंग कर रही थी, बस एक चीज हम नहीं बता पाए आपको, वो क्या, उसमें रेप्लिकेटर कैसे बचा। अदरवाइज पार्शियल आइसोलेशन भी यहां पर प्रूव है, लाइटनिंग का सोर्स भी है, एनर्जी का भी सोर्स है, सब्जेक्ट टू एरर के लिए भी है, ये सारी चीजें हैं।
ठीक बात है। अब उनमें कैसे भी आकर के कौन घुस गया होगा, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड को एस्केप जीन भी कहते हैं, एस्केप जीन्स। आपको बताऊं, कभी ये पीएमटी में पूछा जाता था, एस्केप जीन किसे कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को। वैसे तो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, पर इनिशियली में आरएनए। अब क्वेश्चन ये उठता है जो रेप्लिकेटर था, क्योंकि अगर आज की कंडीशन हम देखें, आज की कंडीशन में देखें, जैसे हम देखिए आगे आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि पहले जो है डीएनए होता है और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। और जब डीएनए से डीएनए बनता है तो यहां भी ये प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जिसे कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की जरूरत किस में पड़ती है बेटा, मेटाबॉलिज्म में, क्योंकि लाइफ का मतलब मेटाबॉलिज्म। और डीएनए क्या है, रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर का मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है, जीन। अब क्वेश्चन ये होता है कि पहले मेटाबॉलिज्म आया था या जीन आया था, हु केम फर्स्ट, मेटाबॉलिज्म ऑब्लिक मेटाबॉलिज्म फर्स्ट और जीन फर्स्ट। ये अपने आप में चिकन एग पैराडॉक्स है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुर्गी पहले आई थी कि अंडा आया था, तो आप कहें कि जैसे अंडा आया था तो उस अंडे से मुर्गी बनी, तो मैं कहूँ वो अंडा कहां से आया था, कि आप कहेंगे मुर्गी से आया था। फिर आपसे पूछती मुर्गी कहां से आई थी कि अंडे से आया था, तो इसको क्या कहते हैं, चिकन एग पैराडॉक्स। ऐसे ही आपको बताऊं, अगर डीएनए पहले आया तो डीएनए से डीएनए बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, प्रोटीन की। और प्रोटीन कब बनती है, जब डीएनए की जब कभी क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए बनता है, और आरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनता है, और डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पहले मेटाबॉलिज्म आया था, मेटाबॉलिज्म के लिए यानी पहले प्रोटीन आई थी, या पहले जेनेटिक मटेरियल आया था, जेनेटिक कोड आया था। क्यों, जेनेटिक कोड ही डायरेक्ट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को विद द इंटरमीडिएशन ऑफ आरएनए। तो इसका आंसर लाइव है, आपको बताऊं, आज ये सॉल्व हो गया। क्योंकि कुछ हमने देखे जो वायरस हैं अभी भी स्टिल उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो उन्होंने कहा कि आया था आरएनए। क्यों, आरएनए में जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है ऑटोकैटालिटिक। कहने का मतलब क्या होता है, उस आरएनए ने जीन का भी काम किया था और उसने जो है मेटाबॉलिज्म का भी काम किया था। कैटालिटिक का मतलब होता है उसने प्रोटीनेसिस काम, जो एंजाइमेटिक रोल भी किया था। तो उसी आरएनए ने का जो जेनेटिक जो उसका सीक्वेंस था, उसी ने तो जेनेटिक कोड का काम किया, यानी उसने अपनी रेप्लिकेशन खुद की। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन का काम था उसी के जेनेटिक कोड ने प्रोटीन का भी काम किया। तो इसका मतलब जो पहला जेनेटिक मटेरियल था वो कौन था, आरएनए। उसी आरएनए ने जेनेटिक मटेरियल का काम किया था, और उसी आरएनए ने किसका काम किया था, एंजाइम का काम किया था। बाद में क्या हुआ, लेटर ऑन जो डीएनए ने काम किसका चालू कर दिया, जेनेटिक मटेरियल का, और कैटालिटिक का काम भी किसने करना चालू कर दिया, प्रोटीन ने। तो इससे अपने जो इनिशियल दोनों फंक्शन से थे वो विड्रॉ कर लिए, और ये बीच में एक इंटरमीडिएट के रोल में आ गया, इसको कहते हैं आरएनए वर्ल्ड। आप आगे पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड, हाइपोथेसिस। तो ये आरएनए वर्ल्ड की कहानी है। वो क्या हो गया कि जो इनिशियली इसमें दोनों काम थे, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड का मतलब होता है उसके अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज थी, और उसके अंदर कैटालिटिक पावर भी थी मेटाबॉलिज्म के लिए, जो प्रोटीन आ गई। तो उसने ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम भी छोड़ के किसे प्रोवाइड कर दिया, डीएनए को, और अपना जो एंजाइमेटिक रोल था वो भी छोड़ के किसे प्रोवाइड कर दिया, प्रोटीन को। खुद इनके बीच में आ गया।
लेटर ऑन। क्यों? इससे ये दोनों काम ज्यादा बेटर स्थिति से कर लेते हैं। डीएनए मोर स्टेबल है इसके मुकाबले, और नॉन रिएक्टिव है केमिकली इसके मुकाबले, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये फिट रहेगा। प्रोटीन के हिसाब से क्या 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, उसमें 4 ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बनता है, तो उसमें डायनेस्टी मोर है, इसलिए जो एंजाइमेटिक रोल के लिए प्रोटीन गुड रहेगी। ये सब हम आपको जो एमबी में बताएंगे आगे। ठीक बात है, ये बता दें। तो ये भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, जैसे ही प्रोटोसेल जो मैंने बताई थी उसके बाद में उसमें इंटरैक्ट हो गया, प्रोटोसेल आ गई और पहली लाइफ जो आ गई, जो पहली लाइफ आई होगी वो कौन सी आई होगी? वो पहली लाइफ जो आई होगी वो आई होगी कीमो हेटेरोट्रॉफ। कीमो हेटेरोट्रॉफ कैसे? क्योंकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो शुरू में बने थे, जो अर्ली अर्थ के अंदर अंडर द ओशियन वाटर, वो सब डिग्रेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे डिग्रेड? आज के टाइम पे क्या बन जाए तो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि आज का जो इन्वायरमेंट है वो ऑक्सीजनिक है। जो इनिशियली इन्वायरमेंट था वो कैसा था? हाईली रिड्यूस्ड, देयर वाज नो फ्री ऑक्सीजन। जब फ्री ऑक्सीजन नहीं थी और ना ही माइक्रोब्स थे, तो उनका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो वो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स थे, जो आपने देखे थे हॉट डाइल्यूट सूप में जो देते ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो वहां प्रेजेंट है, तो उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो उस समय पहली जो लाइफ रही कौन सी रही? कीमो हेटेरोट्रॉफ। अच्छा, कीमो हेटेरोट्रॉफ, जब कीमो हेटेरोट्रॉफ ने उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को खा लिया होगा, जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बचे नहीं होंगे, तो अब ये नेसेसिटी हो जाती है कौन सी लाइफ आनी चाहिए? कीमो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ यानी कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब है ऐसी लाइफ जो कि इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड से एनर्जी ड्राइव करती थी। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइफ आई होगी वो आई होगी एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ। एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ का मतलब है कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे उन्होंने वाटर की बजाय H2S या हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल किया होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में। जैसे कि आज के टाइम पे ऐसे सल्फर बैक्टीरिया हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया, ये हैं जो एनारोबिक फोटोऑटोट्रॉफ है। यानी सनलाइट को इंटरेक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर क्रोमेटोफोर पैदा हो गया था इंटेंस। उनकी मेम्ब्रेन में क्या पैदा हो गया था? क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो ये हो गया था, ये हो गया होगा। उसके बाद में फिर कौन सी आई होगी? एरोबिक ऑटोट्रॉफ। ऐसी लाइफ बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया आप जिन्हें कहते हैं, ऐसी लाइफ आई होगी। यानी ऐसी लाइफ में क्या होगा? एरोबिक, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। तो यानी ऑक्सीजन अब इवॉल्व हो गई। जब ऑक्सीजन इवॉल्व हो गई तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ गई। ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, नोट कीजिए आप, ब्रेक थ्रू था। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये होगी एरोबिक। एरोबिक ऑटोट्रॉफ के बाद में जो है एरोबिक बैक्टीरिया के बाकी और जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने फिर ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया यूवी रेस से, तो उसके बाद में क्या आ गई? उसके बाद में क्या आ गई? ओजोन लेयर। तो इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर आ गई। ओजोन लेयर आ गई तो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करने लग गए। उसके बाद में जो लाइफ आई होगी वो कौन सी आई होगी? ये तो हो गए। उसके बाद में ये सब क्या है? ये सब बैक्टीरिया ना, ये प्रोकैरियोटिक लाइफ है ना ये। तो प्रोकैरियोटिक लाइफ के बाद में ओजोन लेयर आई। उसके बाद में आए यूकैरियोट्स। ऑफ कोर्स पहले क्या आए होंगे? यूकैरियोट कैसे आए होंगे बच्चों? यूनिसेलुलर। तो यूकैरियोट कैसे आए होंगे इसके लिए बताता हूं आपको मैं। दो थ्योरीज हैं, एक है सिम्बियोटिक थ्योरी,
इन्वेजिनेशन थ्योरी। जो सिम्बियोटिक थ्योरी है ये बोस्टन यूनिवर्सिटी का था एक साइंटिस्ट लिन मार्गुलिस, उसने दिया था। उसके मुताबिक क्या था आपको बताऊं, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा था ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं ये एंडोसिम्बियोट्स होते हैं। इसके मुताबिक क्या था कि एक प्रीडेटर सेल थी, प्रिमिटिव प्रीडेटर सेल, एनारोबिक प्रीडेटर सेल थी जो कि प्रोकैरियोटिक थी। इसने इस प्रीडेटर सेल पे इसने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था एरोबिक बैक्टीरिया को, पर उस एरोबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाए ये एरोबिक बैक्टीरिया। जब इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो ये यहां पर प्रेजेंट रहा है इन फॉर्म ऑफ एंडोसिम्बियोन्स, और ये परप्यूचुएशन इन दोनों के लिए बेनिफिट रही, और ये बाद में चेंज किसमें हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक इस तरह क्या हो गया, एक यूकैरियोटिक सेल आ गई, यानी इसमें प्रीडेटर एनारोबिक सेल ने किसे अपने अंदर इसको कैप्चर कर लिया, एरोबिक बैक्टीरिया को, इस तरह आगे। इसी प्रकार इसमें आगे बताया गया कि जो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे उनको जब इंटरेक्ट किया था तो उस समय क्या हो गया था, उन्होंने क्या बना दिया था अंदर जाके सिम्बियोट्स ने, उनको भी डाइजेस्ट नहीं हुआ था, उन्होंने क्या बना दिया था, क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह प्लांट सेल आ गई थी यूकैरियोटिक सेल की। आगे बात समझ में। दूसरी एक जो थ्योरी है इन्वेजिनेशन थ्योरी, ये क्या कहती है, ये कहती है सिंपल, बहुत सिंपल बात है, ये बहुत सिंपल बात कहती है। वो सिंपल बात क्या है कि भैया ये जो प्रिमिटिव जो प्रोकैरियोटिक सेल थी इसकी मेम्ब्रेन अंदर को इन्वेजिनेट होती रही और इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेली बना दिए, डिफरेंट ऑर्गेनेली, यानी किससे, पीएम से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सीएम ऑफ बैक्टीरिया। इसकी सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होकर अंदर को इन्वेजिनेट हो टूट करके डिफरेंट कंपार्टमेंट बना दिए जिनको कहा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, ये सब बना। तो ये एक कहानी थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, आपने देखा कैसे लाइफ, फिर जो यूकैरियोटिक लाइफ जो आ गई है, फिर आप जानते ही हो, वो फिर आगे जाके डाइवर्स होगी, मल्टीसेलर में आएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट था। अब क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ मुझे एक स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट बताना है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो एक्सपेरिमेंट आज बताऊं या मैं कल नेक्स्ट डे बताऊं। एक्चुअली बेटा अगर मैंने आज बता दिया तो ये जो मैंने पढ़ाया है ये आपके समझ में आना फिर दिक्कत हो जाएगी, मैं अगले दिन बताऊँ। वो स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट बचा है। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, मैंने सिंपली ये कहा है जैसे ही ओजोन लेयर आई थी उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल आई, तो उसके लिए यूकैरियोटिक सेल के लिए दो थ्योरी बताएं, एक सिम्बियोटिक थ्योरी और एक इन्वेजिनेशन थ्योरी। अब पता नहीं कौन सी ठीक है, क्या हो सकता है दोनों ही रॉन्ग हो। जो सिम्बियोटिक थ्योरी जो लिन मार्गुलिस ने दी थी, बोस्टन यूनिवर्सिटी का साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि भाई ऐसा है, एक एनारोबिकली प्रीडेटर सेल थी, एनारोबिकली रेस्पायर करने वाली प्रोकैरियोटिक सेल, उसने एक एरोबिक बैक्टीरिया को इंटरेक्ट कर लिया खाने के लिए, पर उसको खा नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो वो एक, क्योंकि एरोबिक था तो उसने क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ना, वो यहाँ पे क्या रह गया, एक माइटोकॉन्ड्रियल रूप में एग्जिस्ट रह गया। ये परप्यूचुएशन इनकी दोनों के लिए फायदेमंद था, तो इसलिए परप्यूचुएट हो गया ये। तो इस तरह एनिमल सेल, इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन आया। अच्छा, अब कहोगे क्लोरोप्लास्ट का कैसे आया होगा, तो उसमें बताया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जा रहा था कहीं कि उसको एनारोबिक बैक्टीरिया ने पकड़ लिया, जैसे खाने के लिए पकड़ लेता है, पर उसको डाइजेस्ट कर नहीं पाया तो वो किसमें चेंज हो गया, कन्वर्टेड हो गया प्लास्टिड में, बीजीए था उसको ले लिया। तो इस तरह ये माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट के मान में माना जाता है कि एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी के तरह पैदा हुई, इसलिए इनको बैक्टीरिया कंसीडर किया जाता है। सेल बायोलॉजी पढ़ा हुआ आपने, अगर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया आपको 11वीं में तो बहुत गलत किया आपके साथ। तो मैंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया था, जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, बैठे सब कुछ बताया था वो क्या है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, नहीं तो मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा, पर मैंने फिलहाल के लिए बता दिया।
एक है इनवेजिनेशन थ्योरी। वो इनवेजिनेशन थ्योरी क्या है? कुछ नहीं भैया, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल थी ऐसे ही जैसे होती ऐसे है, बस उसकी जो मेम्ब्रेन है नीचे को इनवेजिनेट हो गई और उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल बना दी। अब आप देखिए ER है, लाइसोसोम है, गोल्गी है, ये सब क्या है? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही तो है। तो इस तरह वो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गई, कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गई, इस तरह यूकेरियोटिक सेल आ गई। तो ये सब एक चीज बताई, फिर यूकेरियोटिक सेल आ गई। कहने का मतलब होता है यूकेरियोटिक सेल की जो ओरिजिन है वो क्या, प्रोकैरियोटिक सेल बनने के बाद में, ओजोन लेयर के बनने के बाद, उसके बाद की कहानी है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कितना भाई?